हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलगस। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट दिस by taking some brief information about the various groups that just invaded India or had trade relations with India. So first of all, Portuguese. Vasco da Gama reached the port of Calicut in 1498 during the reign of King Zamorin and he was a Hindu ruler of Calicut. तो देखिए Vasco da Gama he reached Calicut coast, the coast of Calicut on 20 May. आप यहाँ पे डेट भी याद रखिएगा 20 May 1498 ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जैमोरिन। और इस टाइम पर जो कैलिकट के रूलर थे वो थे किंग जैमोरिन एंड ही वॉज अ हिंदू रूलर। अगर हम बात करें पोर्टुगीज़ की सेटलमेंट्स की, सो दे वर लोकेटेड एट दमन, सालसेट, चौल एंड बॉम्बे इन द वेस्ट कोस्ट, सेंट थॉमी नियर मद्रास एंड एट हुगली। Alfonso de Albuquerque, the second governor of India, arrived in 1509 and captured Goa in 1510 AD. So this question has been asked several times that Alfonso de Albuquerque, he was the second governor of India and the first Portuguese governor. Note it down that he was the second Portuguese governor of India and the first Portuguese governor was Francisco de Almeida. So जो ये अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क्यू थे, इन्होंने 1509 में गोवा को कैप्चर कर लिया था। मतलब 1509 में ये इंडिया आए थे और 1510 के आसपास इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। देन कम्स डच। The Dutch East India Company was formed in 1602 AD. AD stands for Anno Domini. Dutch were defeated by English at the Battle of Bedara in 1759, and as per the agreement, the Dutch gained control over Indonesia and the British over India, Sri Lanka and Malaya. तो देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ बिडारा इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि बैटल ऑफ बिडारा जो 1759 में हुआ था, इसके अंडर जो डच पीपल थे इन्होंने ये हार गए थे, बाय इंग्लिश पीपल ने इन्हें हरा दिया था। उसके बाद जो ट्रीटी हुई थी और एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो डच पीपल थे इन्होंने इंडोनेशिया के ऊपर कंट्रोल किया, यानी कि उस पर राज किया। वेरियस द ब्रिटिश दे जस्ट कंट्रोल एंड रूल ओवर इंडिया, श्रीलंका एंड मलाया। अगर हम बात करें इनकी सेटलमेंट्स की, सो दे सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मासुलीपट्टनम इन 1605। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देयर अदर फैक्ट्रीज वर एट पुलिकट, चिंसूरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचिन, सूरत, कारिकल एंड कासिम बाजार। Next is Danes. The Danish East India Company was formed in 1616. The Danish colony Trankebar was established on the southern Coromandel coast of India. अगर हम बात करें सेटलमेंट की, सो द फर्स्ट सेटलमेंट वॉज डन एट सेरमपुर, बंगाल, एंड सेरमपुर वॉज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ डेन्स पीपल, एंड ट्रॉन्केबर इन तमिलनाडु सोल्ड देयर सेटलमेंट्स टू द इंग्लिश पीपल इन 1845। तो देखिए 1845 में जो डेन्स पीपल थे इन्होंने अपने सेटलमेंट्स को सेल कर दिया था टू द इंग्लिश पीपल। Next comes the French people. The French East India Company was formed by Colbert under the state patronage in 1664. The first French factory was established at Surat by Francois Caron in 1668. A factory at Masulipatam was set up in 1669. French were defeated by English in the Battle of Wandewish, and this was happened in 1760. So see, the French East India Company को किसने फॉर्म किया था? कॉलबर्ट ने किया था, एंड इन द ईयर 1664। द फर्स्ट फ्रेंच जो फैक्ट्री थी ये सूरत पे इस्टेब्लिश की गई थी, ये आपने याद रखना है, इन द ईयर 1668 एंड वो इस्टेब्लिश्ड बाय फ्रैंकोइस कैरॉन। एंड जो फर्स्ट फैक्ट्री थी और एक और फैक्ट्री जो फ्रेंच पीपल ने इंडिया में लगाई थी वो लगाई थी मासूलीपट्टनम में। मासूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और ये 1669 में लगाई थी। इसके अलावा 1759 में तो बैटल ऑफ बेडारा हुआ था जहाँ पर डच लोग हार गए थे बाय इंग्लिश पीपल। उसके अलावा 1760 में जस्ट एक साल बाद बैटल ऑफ वॉन्डविश हुआ था जहाँ पर अगेन इंग्लिश पीपल ने फ्रेंच पीपल को हरा दिया था।
Now we will discuss about the English people. The English East India Company was formed in 1599 under a charter which was granted by Queen Elizabeth in 1600. तो देखिए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको चार्टर तो मिला था 1599 में बट इट वॉज फाइनली फॉर्म्ड इन 1600। और देखिए इस कंपनी का नाम था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको तो हम शॉर्ट में कहते थे पर इसका जो असली नाम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये वीडियो है ये मेनली 2 पार्ट्स में आएगी। आज हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन विद सम MCQs डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम मोर देन 30 MCQs डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। सो अभी मैंने आपको बता दिया उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम मीन्स द रियल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू सर कैप्टन हॉकिंस परमिटिंग इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। तो देखिए जहांगीर हु वॉज अ मुगल रूलर इन्होंने एक फरमान मतलब एक काइंड की परमिशन दे दी थी टू सर कैप्टन हॉकिंस की ये सूरत में फैक्ट्री को लगा सकते हैं और इन्होंने 1613 में इस फैक्ट्री को लगाया। उसके अलावा इन 1615 सर थॉमस रो सक्सीडेड इन गेटिंग एन इम्पीरियल फरमान टू ट्रेड एंड स्टैब्लिश फैक्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द रूलर जहांगीर। तो देखिए 1615 में सर थॉमस रो को एक परमिशन मिल गई थी थ्रू द फरमान कि जो मुग़ल एम्पायर है उसके अंडर जो इंग्लिश पीपल है वो कहीं पर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। So now we will discuss some more points about this. So in 1717, John Surman obtained a farman from Farrukhsiyar which gave a large concessions to the company. This farman has been called as the Magna Carta of the company. Most important point बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन से फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1717 में जो फरमान जॉन सुरमन को मिला था बाय फर्रुखशियार तो इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट बैटल्स की तो वो थे बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757 जहाँ पर इंग्लिश they defeated the Nawab of Bengal who was Siraj-ud-Dawla. Then in the year 1764 the Battle of Buxar was fought in which Captain Munro he defeated the joint forces of Mir Qasim ये बंगाल से थे सूजा-उद-दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम II ऑफ मुग़ल। तो देखिए कैप्टन थॉमस मुनरो इनका कंप्लीट नाम था। तो इन्होंने इन तीनों की जॉइंट फोर्सेस को ऑफ मिर कासिम सूजा-उद-दौला एंड शाह आलम II को हरा दिया था। सो नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव पेस्टेड हेयर। सो सी द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंपनीज़ को देखेंगे उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और कैपिटल्स को देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस्टेब्लिश्ड इन 1498। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कोचिन में हैं और लेटर ऑन गोवा में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी। इसके हेडक्वार्टर्स बहुत बार चेंज हुए। सबसे पहले सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया, दैन एट बॉम्बे। उसके बाद हेडक्वार्टर्स जो शिफ्ट हुए कोरोमंडल, मासूलीपट्टनम and then Madras. After that Bengal under Madras, so up to 1700 then at Calcutta। तो इसके हेडक्वार्टर्स बहुत बार चेंज हुए। सो देखिए जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो पोर्टुगीज़ का बनता है एंड डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा फ्रेंच वाला भी आप याद रखिएगा। और जो ये डच है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपसे पर्टिकुलरली ईयर करके नहीं पूछेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे UPSC एंड स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इनकेस ये पूछा जा सकता है बट इन नॉर्मल एग्जाम्स इट विल नॉट बी आस्क्ड। दैन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1602 में इस्टेब्लिश हुई थी और देखिए इसके जो ईस्ट कोस्ट है कोरोमंडल, पुलिकट, दैन नईगापट्टनम, बंगाल फ्रॉम हुगली, तो बहुत बार ये फ्लक्चुएट हुए। उसके बाद देखिए डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1616। इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो बंगाल के सेरामपुर में थे। उसके अलावा हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की
तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर सूरत में थे और लेटर ऑन पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गए थे। So now we will discuss some of the important questions related to the topic which we have discussed. First question, when did Vasco da Gama reach Calicut in the western coast of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1498 में वास्को ड गामा ही रीच्ड द कैलिकट के कोस्ट में आ गए थे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया 1498 में, और एग्जैक्ट डेट थी 20 में। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू डिस्कवर अ डायरेक्ट रूट टू इंडिया। It was on 20 May 1498 the Portuguese sailor Vasco da Gama arrived at Calicut. Next question. Vasco da Gama was welcomed in Calicut by which Indian ruler? Right answer will be option number A. So Zamorin was the ruler who welcomed the Portuguese sailor Vasco da Gama at the coast of Calicut. तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। King Zamorin, the local ruler, welcomed him and gave him a lot of higher privileges. On 27 May 1498, a Portuguese sailor Vasco da Gama crossed the Cape of Good Hope. तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से केप को क्रॉस करके वास्को ड गामा इंडिया आए थे। सो योर आंसर विल बी केप ऑफ गुड होप and reached Calicut in India. He was given a warm reception by the Hindu ruler and he was King Zamorin of Calicut. Next question, who used Hooghly as a base for piracy in the Bay of Bengal? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द पोर्टुगीज दे जस्ट यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बिहार पीसीएस एग्जाम ऑफ 2019, यानी कि बीपीएससी एग्जाम ऑफ 2019। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय द पोर्टुगीज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एफ.डी. अल्मेडा वॉज द पर्सन हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। In 1505 CE, Francisco de Almeida was sent to India as the first governor of Portuguese possessions in India, and he also introduced one of the most important policy and जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, the policy of blue water. Next question, which Portuguese governor defeated Arabs and Egyptians at Daman and Diu Island of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ.डी. अल्मेडा वॉज द पर्सन हु डिफीटेड अरब्स एंड इजिप्शियंस इन द दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Francisco de Almeida was the first viceroy of Portuguese possessions in India. During his period, the Portuguese defeated the Arab traders and as well as the Egyptian trader as well. तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच यूरोपियन नेशन वॉज द फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोर्टुगल वर द फर्स्ट पीपल हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। तो देखिए द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। पोर्टुगल वॉज द यूरोपियन नेशन टू ब्रिंग printing press to India. The art of printing entered India through the Goa in 1556 से जो गोवा में एंटर हुई थी प्रिंटिंग आर्ट, ये इंडिया में आई थी, ये आपने याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर सी, पोर्चुगल वाज द नेशन जो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को लाया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्बुक्वेर्क्यू। तो देखिए अल्बुक्वेर्क्यू ये एक ऐसे पर्सन थे, फर्स्ट पोर्टुगीज पर्सन, जिन्होंने पोर्टुगीज को इंडिया में फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश कर दिया था। सो अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क्यू लेड फाउंडेशन ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो देखिए इम्पीरियलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिसी जहाँ पे लोग अपनी कंट्री से तो प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी कंट्री की जो टेरिटरी होती है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं बाय
टेकिंग अदर्स कंट्री। तो देखिए दूसरी कंट्रीज, दूसरी नेशंस की जो टेरिटरीज हैं उनको कैप्चर करने की पॉलिसी को हम कहते हैं imperialism. So Alfonso de Albuquerque, he introduced the policy of imperialism. So he defeated the king Zamorin and conquered Calicut. तो देखिए इन्होंने imperialism की पॉलिसी को चलाया जहाँ पर इन्होंने कैलिकट के जो रूलर थे Zamorin, who welcomed Vasco da Gama, इनको डिफीट किया. He captured Goa from the Sultan of Bijapur also. He was credited with being the real founder of the Portuguese power in India. So next question, in which year Portuguese captured Goa? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1510 में पोर्टुगीज ने गोवा को कैप्चर कर लिया था. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. द पोर्टुगीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा अकर्ड व्हेन द सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर Alfonso de Albuquerque, he captured the city in 1510 from Adil Shahis. Next question, the headquarters of Portuguese in India for trade was located at? Right answer for this question will be option number C. तो देखिए गोवा वॉज द प्लेस जहाँ पर हेडक्वार्टर्स पोर्टुगीज पीपल के लोकेटेड थे. तो मैंने पहले आपको भी बताया था कि जो पहले जो पोर्टुगीज पीपल थे इनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो कोचिन में लोकेटेड थे. तो देखिए फर्स्ट में कोचिन में लोकेटेड थे जहाँ पे मैंने आपको एक टेबल के थ्रू बताया था. तो 1530 के बाद जो हेडक्वार्टर्स थे वो गोवा शिफ्ट हो गए थे. सो लेकिन जो मेनली गोवा जो थे वो हेडक्वार्टर्स थे पोर्टुगीज पीपल के. और आपको पता होगा कि पोर्टुगीज ने इंडिया को बहुत लेट में छोड़ा था, गोवा को मेनली 1961 में छोड़ा था. तो इसलिए गोवा को ही मेनली माना जाता है. गोवा सब्सिक्वेंटली बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्टुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया. Portuguese hold over the coastal areas and superiority in naval power helped them significantly. Next question, in which year Dutch East India Company was established in India? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. इन इंडिया दे इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन मासूलीपट्टनम इन 1605 में इनकी पहली जो फैक्ट्री लगी थी मासूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है. फॉलोड बाय पुलिकट इन 1610, सूरत इन 1616, Bimli-Patnam in 1641 and Chinsura in 1653. In Bengal, they established a factory in Pipli, but it was abandoned later. Pulicat was the first headquarters of Dutch in India. Next question, the first trading center of Dutch East India Company in India was established at which place? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी. तो देखिए मासूलीपट्टनम में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर था, यानी कि फर्स्ट हेडक्वार्टर्स इसके यहीं पे लोकेटेड थे. और मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मासूलीपट्टनम में जो डच पीपल थे इनके फर्स्ट हेडक्वार्टर्स लोकेटेड थे. और लेटर ऑन जो इनके हेडक्वार्टर्स थे वो नेगापट्टनम में शिफ्ट हो गए थे. द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मासूलीपट्टनम में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी, तो हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे बने थे in 1605. Subsequently, they also established trading centers in various parts of the India. Next question, the French headquarter in India was situated in which city? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फ्रेंच के हेडक्वार्टर थे ये पौंडीचेरी में लोकेटेड थे. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. इन February 1701, Pondicherry was made the capital of French settlement in India. The French settlement in India began in 1673 with the purchase of land at Chandenagar from the Mughal governor of Bengal. तो देखिए चंदेनगौर में एक लैंड को जब फ्रेंच लोगों ने ख़रीदा था उसके बाद फ्रेंच सेटलमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1673 में. और 1701 में पौंडीचेरी को बना दिया था फ्रेंच पीपल ने अपनी फर्स्ट कैपिटल या फिर हेडक्वार्टर्स हम इसे कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को द गामा डाइड इन इंडिया. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोचिन में वास्को ड गामा की डेथ हुई थी, ये आपने याद रखना है. तो वास्को ड गामा ही डाइड इन इंडिया इन द सिटी ऑफ कोचिन. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. The Gama arrived in India with the task of combating the growing corruption that had tainted the Portuguese government in India. He soon fell ill and in December 1524 he died in Cochin.
Next question. Who was the first ambassador of East India Company who visited India? Right answer will be option B, यानी कि Captain Hawkins was the first ambassador of East India Company who visited India. So option B will be the right answer. William Hawkins was the representative of English East India Company. He was the commander of Hector, the first company ship to anchor at Surat in India on 24 August 1608. तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट एम्बेसडर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस एंड कैप्टन विलियम हॉकिंस. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. Next question. Sir Thomas Roe was sent to Jahangir Court in which year? Right answer will be option number D, यानी कि 1615 में सर थॉमस रो को भेजा गया था टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. एन इंग्लिश डिप्लोमेट सर थॉमस रो रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड in the Mughal Empire. On 18 September 1615, he arrived at Surat port as the ambassador of English King James I to Mughal Emperor Jahangir Court. तो ये आपने याद रखना है. तो देखिए जो सर थॉमस रो थे हमने पहले भी डिस्कस किया था. इन्होंने जहांगीर से एक ऐसा फरमान मांगा था जिसके थ्रू जो ब्रिटिश पीपल हैं दे कैन रूल इन इंडिया, दे कैन रूल ऑल ओवर द इंडिया बट अंडर द टेरिटरीज ऑफ मुगल एम्पायर. तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है और होमवर्क क्वेश्चन ये है कि वास्को ड गामा वाज वेलकम्ड इन कैलिकट बाय विच इंडियन रूलर. तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.